नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूं एक नई वीडियो को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जंगल से जुड़ी कुछ अलौकिक और अनोखी घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जंगल से जुड़े किस्से कहानियां आप सबों के बीच लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं छर बत्ती यानी कि भूतिया रोशनी से। इसका जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में किया है। उन्होंने अपने बुक में लिखा है, साथ ही उन्होंने बुक में जितनी बार भी उन्होंने इस तरह की किसी अलौकिक घटना या पैरानॉर्मल इंसिडेंट का जिक्र किया है, तो इन्होंने साथ में ये भी लिख दिया है कि मेरे पास इस तरह की घटनाओं को साबित करने के लिए, सच या झूठ कुछ भी साबित करने के लिए मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। मैंने जिस तरह से ये देखा या सुना है उसी तरह से मैं किताब में लिख दे रहा हूं। अब आगे आपकी मर्जी, आप इसे सच माने या ना माने। पहली घटना, जैसा मैंने बोला कि छर बत्ती यानी कि भूतिया रोशनी। एक बार जब वे तल्लादेश मैन ईटर को मारने के मिशन पर थे, तो उस दौरान जब वे टनकपुर से तल्लादेश को जा रहे थे, तो जो पूर्णागिरि मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है, उस पहाड़ी के नीचे पहुंचते ही, जड़ पर जब उस पहाड़ी के पहुंचे, तो उस दौरान शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उन्होंने और उनकी टीम ने ये डिसाइड किया कि आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। तो उन्होंने एक सूटेबल जगह खोजा। पहाड़ों में अक्सर ऐसी जगहें मिल जाती हैं जहां वो नेचुरल केव सा बना होता है, जैसे कि ऊपर एक ओवरहैंगिंग सी रॉक होती है और नीचे बैठने का या लेटने का जगह सा बन जाता है। तो उस तरह की एक जगह देख करके ये लोग रुक गए रात को। इनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था उन्होंने खाया और अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में सब चले गए। तो जैसे ही रात को ये गए, इसके बाद इन्होंने देखा कि सामने वाली जो पहाड़ी है, ये लोग जिस पहाड़ी के जड़ पर रुके थे, उस पहाड़ी के सबसे ऊपर था पूर्णागिरि मंदिर और एकदम जड़ पर वहां नदी बह रही थी, शारदा नदी बह रही थी। तो नदी के उस पार वाली पहाड़ी पर बिल्कुल ऊपर में इन्होंने देखा कि 3 लाइट्स जल रही हैं। 3 लाइट्स जल रही हैं। तो ये थोड़ा सा चौंके कि पहाड़ के इतने ऊपर लाइट्स कौन जला रहा है। तो इसके बाद इनके मन में एक ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई शिकार पर दिन में गया हो और वो अपना हथियार वगैरह वहां भूल आया होगा। तो ये कुछ लोग मिल करके उसे खोजने गए हैं, हथियार वगैरह। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि 2-3 और लाइट्स आ गई और कुछ लाइट्स आकर के बीच वाली लाइट्स पर मिल गई और ढेर सारी और लाइटें आई, वो भी आकर के बीच वाली लाइट पर मिल गई। तो अब इन्होंने ये देख करके ये भी थोड़ा सा चौंके। अब उसको पूरा ऑब्जर्व करना इन्होंने शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि वो लाइटें जो हैं वो लगभग 2 फीट के डायमीटर की है और सारी की सारी यूनिफॉर्म साइज की है, एक जैसी आकार की है सारी की सारी लाइटें। ये एक अजीबोगरीब घटना थी। मान लीजिए अगर आग भी लगी होती तो वो एक जगह नहीं रुकती, वो फैलती आग। ये फैल भी नहीं रही थी और उधर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। रात को होता यह है कि काफी दूर से बात करने की आवाजें आ जाती है। तो अगर कोई वहां कुछ चीजें खोज रहा था तो उन लोगों की आवाजें इन तक पहुंच जाती। तो उस तरह की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। तो ये इन्हें एक बड़ी अजीब सी घटना लगी थी। तो इन्होंने फैसला किया कि इनके टीम के जो एक व्यक्ति थे, उन्हें सुबह पूर्णागिरि मंदिर जाना था। तो जब वो सुबह उठकर पूर्णागिरि मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस दौरान जिम कॉर्बेट ने सुबह उस जगह का मुआयना करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि जो सामने की पहाड़ी है वहां पर इतनी खड़ी चढ़ान है कि उस जगह पर रात को चढ़ना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। और वहां पर चढ़ करके इस तरह से इतनी तेजी से इधर उधर मूवमेंट करना तो बिल्कुल ही असंभव है। तो खैर ये वापस आए। वापस आकर के उनका जो साथी था, वो जो पूर्णागिरि मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उससे जिम कॉर्बेट ने कहा कि जा करके मंदिर में किसी से पता करना, इसका रहस्य जान करके आना। वो मंदिर गया, साथ में जिम कॉर्बेट भी गए। तो इन्होंने वहां के पुजारी से पूछा कि भाई ये मामला क्या है, कल रात को हमने इस तरह की घटना देखी है,
इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। तब पुजारी ने बताना शुरू किया कि एक बार की बात है, एक बाबा जी यहाँ आए थे। यूं तो जिन्हें माता बुलाती है वही यहाँ आ पाते हैं। खैर, वो बाबा जी जो आए थे वह अपने आप को पूर्णागिरी माता से भी बड़ा समझने लगे थे। तो आमतौर पर इस मंदिर में ऐसा है कि यह जहां पर मंदिर बना है इसके ऊपर और पहाड़ी पर चढ़ने की किसी को इजाजत नहीं है। पूर्णागिरी माता जहां पर विराजमान है उससे ऊपर को कोई नहीं चढ़ सकता। तो उस बाबा को भी मना कर दिया गया, लेकिन वो किसी तरह से हट करके वो पूर्णागिरी माता की मंदिर की और ऊपर की ओर चढ़ गए और वहां जाकर के बैठ गए और अपने आप को माता से भी बड़ा समझने लगे। तो एक बार माता ने उन्हें वहां से फेंक करके नदी में गिराया था सीधा। तो तब से उन्हें अकल आ गई थी उस बाबा को, और वो इस पहाड़ी पर नहीं आकर के सामने वाली पहाड़ी पर चले गए। और तब से लेकर के वो हर साल माता की आरती करते हैं वहां पर रह करके। उसी दिन जिस दिन माता ने उन्हें फेंका था पहाड़ी पर से, तो उस दिन वो वहां से माता को आरती करते हैं। तो आपने वही लाइटें देखी होंगी। इस तरह की बातें पंडित जी ने कही। अब चूंकि कोई सबूत नहीं था इस बात को साबित करने के लिए या इस बात को गलत साबित करने के लिए, तो जिस तरह से कॉर्बेट ने सुना उसी तरह से उन्होंने ये कहानी अपने बुक्स के माध्यम से हमें पास ऑन कर दी। इसी तरह की एक घटना एक मशहूर गन एक्सपर्ट कम शिकारी हैं बिहार के मुंगेर के अवधेश कुमार, उन्होंने भी अपने चैनल पर एक बार इस बात का जिक्र किया था कि एक बार कैरवा डैम जो भोपाल में है वहां पर उनके किसी परिचित ने इस तरह की घटना को महसूस किया था। उस घटना में हुआ ये था, काफी पुरानी बात है। तो जब डैम के नीचे लोगों की खेत थी और उसके ऊपर में जंगलात थे, तो होता यह था कि जंगल से हिरन वगैरह आकर के खेत की फसल को नष्ट कर देते थे। इसीलिए ये लोग रात को वहां रुकते थे, नीलगाय हिरन ये ना आ पाए, और कोई आए तो उन्हें मारने के लिए। वे सुअर वगैरह ज्यादा बर्बादी करते हैं, पूरा खेत खोद डालते हैं, तो उनके लिए लोग वहां पर खेतों में रात को मचान या टेंट लगा करके रहते थे, रुकते थे खेतों में फसल की रखवाली करने को। तो वो दिन था, होलिका दहन की रात थी वो। उस दिन ऐसे काफी कम लोग आए थे खेतों में रखवाली करने के लिए। ये लोग सिर्फ 2 लोग थे जो एकदम डैम के पास सटे हुए इलाके में अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। 2 लोग और थे, वो नीचे थे थोड़ा सा। तो वो जो नीचे थे वो गांव के पास थे और ये लोग थोड़ा सा ऊपर डैम के पास थे। इतने में रात को 1:30-2 बजे के आसपास इन्होंने जंगल में देखा कि कोई अग्निपिंड सा गिरा, ऊपर से आग का गोला जैसा जंगल में गिरा। गिरते ही पूरे जंगल में आग लग गई। अचानक से जंगल में आग लग गई और उनको जो आग जलने की आवाज जो होती है लकड़ियों के चटकने की, वो भी सुनाई दे रही थी। लकड़ियों के चटकने, और जंगल में जब आग लगती है, अगर आपने कभी महसूस किया हो तो आपको पता होगा, काफी दूर तक उसकी गर्मी महसूस की जा सकती थी। तो इनके बदन में वो गर्मी महसूस भी हो रही थी कि आग लगी है, वो धधक इन तक पहुंच रही थी। और जंगल में एक भगदड़ जैसा मचा हुआ था, काफी सारे जानवर इधर उधर जिस तरह से भाग रहे हों उस तरह का माहौल सब बन गया था। तो ये जो 2 लोग थे ये डर गए कि भाई जंगल में आग लग गई है, अब जंगलात के लोग आएंगे, डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, प्रशासन के लोग आएंगे, शायद फायर ब्रिगेड वाले भी आए आग बुझाने के लिए, और फिर उसके बाद ये लोग हमारी जिम्मेदारी तय करेंगे कि तुम लोगों ने बीड़ी पी करके फेंका और ये आग लग गई। तो ये 2 लोग जो इंतजार कर रहे थे, माने खेत की रखवाली कर रहे थे, डर के मारे ये लोग वहां से भाग गए कि लफड़ा में कौन फंसेगा भाई, चलो यहां से निकल जाओ। क्योंकि उस जमाने में भले ही शिकार की परमिशन होती थी हिरन वगैरह मारने की, लेकिन जंगल में उस दौरान भी आग लगाना कानूनन अपराध ही था। तो ये लोग वहां से डर करके भाग गए। भाग करके ये जैसे नीचे आए तो नीचे में भी 2 लोग जो पहले से बैठे थे वो भी वहां थे, उन्हें भी वो चीज महसूस हुई। ये लोग जैसे ही वहां पर वापस आए तो उन दोनों से मुलाकात हुई नीचे के लोगों से। तो
उन्होंने भी कंफर्म किया कि भाई हाँ हमने भी देखा, इस तरह की घटना घटी है। तो ये वापस घर को चले गए और अगले दिन सुबह जब ये गए वहां जंगल में, तो जंगल में जाकर के ये लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल हरा भरा, कहीं आग जलने के एक बिंदु मात्र भी निशान नहीं है। जैसा का तैसा जंगल है, बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। अब इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। भाई देखिए, आंखों का धोखा या मति भ्रम एक इंसान को हो सकता है, चलिए दोनों को हो गया जो साथ बैठे थे, लेकिन जो दूर नीचे बैठे थे उन्हें भी हुआ था इस तरह की घटना का आभास। ये तो सब लोगों को एक साथ मति भ्रम या आंखों का धोखा नहीं हो सकता है, कुछ तो बात थी। तो खैर, इसे भी साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए कोई वैसा साधन नहीं है या कुछ उस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब दूसरी घटना का जिक्र जो अपने बुक माई इंडिया में जिम कॉर्बेट ने किया, वो ये है कि उनका जो सर्दियों का घर था काला डूंगी में, उसके पास एक जगह ब्रह्मथान था। ब्रह्मथान जंगलों में आमतौर पर होते हैं, जैसे हम लोग के झारखंड में जाहरा थान होते हैं, तो उस तरह के उधर पहाड़ों में उत्तराखंड साइड में ब्रह्मथान होते हैं और ब्रह्म देवता वहां रहते हैं, इस तरह की मान्यता है लोगों में। और ये कहा जाता है कि उस इलाके में शिकार करना, पेड़ काटना ये प्रतिबंधित होता है। ये इस तरह की एक्टिविटी आप उस इलाके में नहीं कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जिसकी रक्षा ब्रह्मदेव करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है, इसीलिए उस तरह की गतिविधियां प्रोहिबिटेड रहती है वहां पर। तो एक बार एक बाघ जो था वो काफी परेशान कर रहा था वहां इलाके के लोगों को। तो जिम कॉर्बेट ने जब ये सुना कि एक बाघ आता है, लोगों के गाय को, बछड़ों को खा जाता है, वहां के लोग काफी गरीब थे, वही मिल्क प्रोडक्ट या दूध बेच करके थोड़ी बहुत आमदनी हो रही थी लोगों की। अगर इस तरह से बाघ या तेंदुआ उसके गाय को मार दे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है गरीब का। तो इस बात को सोच करके उन्होंने फैसला किया कि मैं इस बाघ को मारूंगा। तो ये एक रास्ते में, पर्टिकुलर रास्ता था उसका, उस रास्ते से ये बाघ आना जाना करता था। तो ये उस रास्ते में झाड़ियों में छिप करके बैठ गए और संयोग से ये वो वही ब्रह्मथान का इलाका था। खैर, ये बैठ गए। ये उस तरह की चीज को हालांकि मानते नहीं थे, इसलिए वो बैठ गए। तो हालांकि इन्होंने बात सुन रखी थी इस तरह की कि यहां मारना सही नहीं है। तो ये जब बैठे वहां, थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि बाघ ठीक उसी रास्ते से आ रहा है जिस रास्ते से इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगा। अब ये अपने बिल्कुल तैयार हो गए थे उस बाघ को मारने के लिए। वो चाह रहे थे कि ये इनकी रेंज तक आए बाघ और ये उसे शूट कर दें। तो खैर, थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा बाघ धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन पत्तियों के सरसराने की आवाज भी हो रही है साथ ही साथ। तो इन्होंने आंख उठाकर देखा तो देखा कि एक जामुन का पेड़ धीरे 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 गिर रहा है। अब वो जामुन का पेड़ गिरा एक दूसरे पेड़ के ऊपर। तो हुआ ये कि वो जो जिस पेड़ के ऊपर ये जामुन का पेड़ गिरा था, वो पेड़ भी अब गिरने लगा, क्योंकि इसके भार को वो संभाल नहीं पाया जामुन के पेड़ को, वो भी गिरने लगा। अब ये दोनों पेड़ मिलकर के एक तीसरे पेड़ पर गिरे। अब वो तीसरा पेड़ भी इनके भार को नहीं संभाल पाने के कारण जाकर के रास्ते पर ही बिल्कुल गिर गया। अब वो बाघ उधर से जो आ रहा था वो रुक गया। इसने देखा बाघ ने कि पेड़ गिरा हुआ है, तो वो वापस जिधर से आया था उधर को चला गया। बड़े आश्चर्यचकित हुए जिम कॉर्बेट की, भाई जिस तरह की बात मैंने सुनी थी कि ब्रह्म देवता जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है, तो ये बात तो अभी फिलहाल के लिए सच साबित हो गई। तीसरा किस्सा दोस्तों जो जिम कॉर्बेट ने बताया है, वो टेम्पल टाइगर वाली स्टोरी में बताया है। उनके साथ एक लड़का काम करता था उनकी टीम में, जिसका नाम था बाला सिंह। बाला सिंह जो था वो बहुत ही जज्बे वाला था। जब भी ये लोग शिकार कैंप्स लगाते थे तो सबसे ज्यादा बोझा ढोने वाला वो था, सबसे ज्यादा फुर्तीला वो था और सबसे ज्यादा मेहनती वो था और सबसे ज्यादा जोश में भी वही रहता था शिकार के लिए। तो एक बार जिम कॉर्बेट अपनी टीम के साथ, जिसमें बाला सिंह भी था, और 10-15 गढ़वाली लोगों के साथ एक जगह कैंप किया हुआ था इन्होंने। त्रिशूल पर्वत के जड़ पर इन्होंने कैंप लगाया हुआ था।
शिकार के लिए उन्होंने ये कैंप लगाया था। तो जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, कैंप वैम्प लगाया अपना, और शाम को खाना वाना खा करके इन्होंने बोन फायर लगाया और चारों ओर बैठ करके जो गढ़वाली लोग जो गाना गाते हैं उसको गाना वाना गाया। फिर ये लोग सोने को चले गए। जैसे ही सुबह जिम कॉर्बेट उठे तो इन्होंने देखा कि इनके साथ के जो लोग थे वो टेंट वगैरह सब उखाड़ रहे हैं, वहां से ये लोग मूव करने का प्लान कर रहे हैं। तो जब इन्होंने पूछा, क्योंकि इनका इनिशियल प्लान था कि ये लोग यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि ये लोग सब टेंट वगैरह अपना उखाड़ रहे हैं, तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई माजरा क्या है। तो लोगों ने बताया कि बाला सिंह ने त्रिशूल का भूत निगल लिया है और बाला सिंह की तबीयत खराब है, इसीलिए हमें इस जगह से चले जाना चाहिए, ये सूटेबल जगह नहीं है कैंप करने के लिए। इतना कहा उन्होंने। तो जिम कॉर्बेट ने सीधा वो निकले और बाला सिंह की ओर गए। तो बाला सिंह से जाकर के इन्होंने जब सवाल पूछना शुरू किया तो उसने भी वही बताया कि जी हाँ, मैंने त्रिशूल का भूत निगल लिया है और मुझे कोई नहीं बचा सकता है। और वो एक कोने में पड़ा हुआ था, बिल्कुल निढाल सा, एक कंबल ओढ़ करके, और ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दिनों से बीमार चल रहा हो। और जब ये लोग मूव कर रहे थे, वहां से दूसरी जगह को शिफ्ट कर रहे थे, तो जिम कॉर्बेट ने नोटिस किया कि बाला सिंह जो है वो सबसे पीछे चल रहा है और इस तरह से चल रहा है जैसे वो काफी ज्यादा नशे में है, बिल्कुल धुत है नशे में। उस तरह से वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल सबसे पीछे। तो खैर इन्होंने जाकर के दूसरी जगह कैंप लगाया, लेकिन बाला सिंह की जो हालत थी और उसको देख करके उसके साथियों की जो हालत थी, ये सारी चीजें देख करके जिम कॉर्बेट ने यह फैसला लिया कि वो बाला सिंह को लेकर के नैनीताल चले जाएंगे। तो इन्होंने इनके साथ जो साथी शिकारी गए थे, जिनके साथ ये कैंप कर रहे थे, उनसे कॉर्बेट ने परमिशन ली और वे बाला सिंह को लेकर के नैनीताल चले आए। नैनीताल आने के बाद कॉर्बेट ने बाला सिंह को एक वहाँ के लोकल डॉक्टर से दिखाया। तो जैसे उन्होंने एग्जामिन किया डॉक्टर ने, उसके बाद उसने बताया कॉर्बेट को कि बाला सिंह फिजिकली बिल्कुल फिट है, इसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि कुछ दिनों बाद जिम कॉर्बेट ने वहीं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक यंग डॉक्टर को दिखाया और वो डॉक्टर भी एक पहाड़ी था। इस वजह से कॉर्बेट को एक उम्मीद थी कि एक पहाड़ी अगर बाला सिंह को ये कह दे कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो उसकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ वो उस यंग डॉक्टर के यहाँ गए। हालांकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की डॉक्टर ने और 2-4 सवाल पूछने के बाद उसे पता चल गया कि इसने त्रिशूल का भूत निगल लिया है। तो वो बाला सिंह से दूर हट गया और जाने लगा। जाते जाते इसने कॉर्बेट से कहा कि आई एम सॉरी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, इसने त्रिशूल का भूत निगल लिया है। हालांकि उस जमाने में इससे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी उस पहाड़ में, नैनीताल के इलाके में और कुछ नहीं हो सकती थी बाला सिंह के लिए। तो खैर जिम कॉर्बेट ने पता किया और पता चला कि नैनीताल में बाला सिंह के गांव के 2 लोग रहते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को बुलाया और कुछ पैसे दे करके, कुछ खर्चा पानी दे करके उनसे कहा कि अब बाला सिंह को लेकर के गांव चले जाओ। बहरहाल वो 2 लोग जो थे वो बाला सिंह को लेकर के गांव चले गए और कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने जिम कॉर्बेट को बताया कि जब हम उसे गांव लेकर के गए, उसके बाद कई सारे रिश्तेदार बाला सिंह से मिलने आए और वैसे ही एक रात बाला सिंह ने कहा कि उसके पेट से त्रिशूल का जो भूत है वो निकलना चाह रहा है और उसका एकमात्र उपाय है बाला सिंह की मौत, और वो जमीन पर लेट गया और मर गया। तो खैर इन सब घटनाओं को लेकर के जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को देखकर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कहां पर सुपरस्टिशन खत्म होता है और कहां से लॉजिक शुरू होता है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं जिम कॉर्बेट के साथ घटित हुई थी जंगल में। ऐसी ही एक घटना का जिक्र उन्होंने चंपावत मैन ईटर टाइगर के स्टोरी में किया है कि उनके पास इस बंगले के बारे में कहने के लिए एक स्टोरी है, लेकिन आगे किसी भी किताब में कॉर्बेट ने इस घटना के बारे में लिखा नहीं जो चंपावत के उस बंगले में उनके साथ हुआ था इंसिडेंट। उसके बारे में उन्होंने और कहीं लिखा नहीं उसके बाद।
दूसरी घटना उनके साथ तब हुई जब वो ठॉग मैन ईटर को मारने के लिए रात में बैठे थे। तो ठॉग विलेज के पास में ही वो एक पेड़ में बैठे हुए थे, तो अचानक उनको एक स्क्रीम सुनाई दी, मतलब एक चीखने की आवाज, चीख सुनाई दी। और वो इतनी तेज चीख थी कि उनके सामने जो सांबर चल रहे थे वो भी बिदक के भाग गए थे, जिसका मतलब था कि इसको सुनने वाले कॉर्बेट अकेले नहीं थे, उन जानवरों ने भी इस चीख को सुना था। तो बहरहाल इस तरह की सुपरनेचुरल घटनाएं सिर्फ कॉर्बेट के साथ ही नहीं हुई है। जैसे अभी मैंने एक बताया कि वो जो कैरवा डैम के पास वो घटना हुई थी, ऐसे कई सारे और शिकारी हैं, जैसे केनेथ एंडरसन थे, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। कमोबेश जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं या प्रकृति के साथ क्लोज रिलेशन बनाते हैं, शायद उनके साथ इस तरह की घटनाएं गाहे बगाहे होती रहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो जंगल में घटित हुई थी जिम कॉर्बेट के साथ और शिकारियों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जंगल बहुत ही अजीब चीज है, उसे समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। जंगल के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें साबित कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज सपोर्ट करिए थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।